इमरान खान से कहो ना मुझे वीजा दे दे, इंडिया में मेरा कोई नहीं है। जी नाज़रीन, ये अल्फाज हैं एक भारतीय शहरी के, जो कि तकरीबन 75 वर्ष बाद अपने बड़े भाई से मिला और उससे ये इल्तिजा की कि वो इमरान खान से कहकर उसको वीजा दिलवा दे। मैं हूँ सैमी चौधरी, आपकी होस्ट, और आज मैं आपको दो ऐसे भाइयों की कहानी सुनाऊंगी जो कि क्या में पाकिस्तान के वक्त बिछड़ गए थे और उसके 75 साल बाद उनकी दोबारा मुलाकात हुई तो उसके जज्बाती मनाजिर क्या थे। आज हम इस हवाले से आपको कुछ रिपोर्ट दिखाएंगे। मोहम्मद सदीक और मोहम्मद हबीब की कहानी इन लाखों अफराद जैसी है जिनके लिए तकसीम और आज़ादी के बाद होने वाला बंटवारा सिर्फ एक कहानी नहीं, वो इस कहानी के ऐसे किरदार हैं जो उस वक्त बिछड़ गए थे जब जालंधर से अफरा तफरी में उनका खानदान पाकिस्तान रवाना हुआ। उनके वालिद हलाक हो गए, सदीक अपनी बहन के साथ पाकिस्तान पहुंच गए, हबीब वालिदा के साथ वहीं रह गए जिनका बाद में इंतकाल हो गया। ये सब कैसे हुआ उन्हें आज भी पूरी तरह याद नहीं, लेकिन तकरीबन 75 वर्ष बाद दोनों भाइयों की करतारपुर के जरिए मुलाकात ऐसी अनगिनत कहानियों में से है जिनका आगाज तकसीम से हुआ। इमरान खान से कहता हूँ कि वो बिछड़े हुए भाइयों को मिलाने के लिए मेरे भाई मोहम्मद हबीब को पाकिस्तान का वीजा दे दे। जिंदगी की आखिरी सांसें हम इकट्ठे गुजार ले तो शायद माँ बाप बहन भाइयों से बिछड़ने का दुख कुछ कम हो सके। ये कहना था पंजाब के जिला फैसलाबाद के चक 255 के रिहायशी मोहम्मद सदीक का। करतारपुर में उनकी मुलाकात के ऐनी शाहिद नासिर ढिल्लो कहते हैं कि दोनों भाइयों की मुलाकात इंतहाई जज्बाती थी। इस मुलाकात के मौका पर कोई 100 के करीब लोग मौजूद थे। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। चंद घंटों की मुलाकात के बाद जब भाई एक बार फिर जुदा हो रहे थे तो हर आंख एक बार फिर भीग चुकी थी। दोनों भाइयों के दरमियान कई बरसों बाद पहला राबिता 2 साल कबल हुआ था। 2 साल से कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि दोनों भाई आपस में वीडियो कॉल न करते हों। मोहम्मद सदीक मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं कर सकते, मगर उनके बच्चे और गांव के लोग इस मामले में उनकी मदद करते हैं। इसी तरह मोहम्मद हबीब भी मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करते, मगर उनके सिख दोस्त उनकी मदद करते हैं। मोहम्मद हबीब एक सिख खानदान के पास कयाम पजीर हैं। हम जिस वक्त मोहम्मद सदीक से मिलने उनके गांव चक 255 पहुंचे तो वो उस वक्त अपने भाई मोहम्मद हबीब के साथ जूम पर बात कर रहे थे। मोहम्मद सदीक अपने भाई मोहम्मद हबीब से कह रहे थे कि तुम्हारे पोते नवासे और नवासियां तुम्हें याद करते हैं, तुमने शादी नहीं की, पाकिस्तान आओ तो मैं तुम्हारी शादी करवाता हूँ। मोहम्मद हबीब अपने भाई मोहम्मद सदीक को कह रहे थे कि इमरान खान से कहो ना कि मुझे वीजा दे दे, इंडिया में मेरा कोई नहीं है, उम्र के इस हिस्से में बहुत तन्हा हो चुका हूँ, अब जिंदगी इतने अकेलेपन में नहीं गुजारी जाती। मोहम्मद सदीक को अपने खानदान से बिछड़ने की कहानी अच्छे से याद है। उस वक्त उनकी उम्र कोई 10 से 12 साल थी, जबकि मोहम्मद हबीब को ऐसा कुछ भी याद नहीं है, माँ सवाए अपने माँ बाप बहन भाइयों के नाम और अब वो जिस इलाके में मुकीम है वहाँ के लोगों से सुनी हुई बातों के। इस वक्त इनकी उम्र कोई 1.5-2 साल थी। मोहम्मद सदीक बताते हैं कि हमारा गाँव जिगरावा जलंधर में था, मेरे वालिद जिम्मेदार थे। मुझे याद है कि हमारे खेतों में बहुत खरबूजा लगता था। मुझे अपनी वालिदा भी याद है। उन्हें याद है कि उनकी वालिदा उनके छोटे भाई मोहम्मद हबीब को लेकर फूलवाला अपने मेके गई थी, जो आज भी फूलवाला कहलाता है और इंडिया के जिला बठिंडा में वाक़या है। वो कहते हैं कि उनके मेके जाने के बाद हमारे गांव पर हमला हो गया था। लोग अफरा तफरी के आलम में इलाका छोड़कर मुंतकिल हो रहे थे। सबका रुख पाकिस्तान की तरफ था। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश में मसरूफ था। मुझे याद है कि मैं अपने वालिद और बहन के साथ था। वालिद हंगामों में कैसे हलाक हुए मुझे नहीं पता चला। हम किसी न किसी तरह बहन भाई फैसलाबाद के मुहाजिर कैंप पहुंच गए थे। मोहम्मद सदीक कहते हैं कि फैसलाबाद के मुहाजिर कैंप में मेरी बहन भी बीमार होकर हलाक हो गई थी। उन्हीं दिनों पता नहीं कैसे मेरे ताया मुझे तलाश करते हुए फैसलाबाद के मुहाजिर कैंप पहुंचे। मोहम्मद हबीब कहते हैं कि मेरा इस गांव और इलाके में तो कोई नहीं है। मुझे इलाके के लोगों ने बताया कि जब फसादात शुरू हुए तो मैं और माँ अपने मैके ही में फंस गए थे। इसी दौरान तकसीम मुकम्मल हो गई, पाकिस्तान और इंडिया बन गया तो इतलात मिली कि वालिद बहन सब कत्ल हो गए हैं। भाई के बारे में कुछ पता नहीं चला था। मेरी वालिदा ये सदमा बर्दाश्त ना कर सकी। पहले उनका दिमागी तवाज़ुन खराब हुआ और फिर वो दुनिया छोड़कर चली गई। इसी तरह मेके के लोग भी पाकिस्तान चले गए थे। उनका कहना था कि मैंने बचपन से अब तक सिर्फ अपने सरदार दोस्त ही देखे हैं, उन्हीं के पास रहता हूँ, उन्हीं के पास पड़ा हुआ। मेरे सदीक कहते हैं कि तकसीम बरसीगीर के बाद आने वाले काफिले कुछ न कुछ इतलात देते रहते थे। हम तक ये इतलात पहुँचती रहती थी कि वालिदा भी वफात पा गई हैं, मगर ज्यादा मुअस्सर राबता इसलिए कायम ना हो सका कि
कि मेरी वालिदा का मैका भी पाकिस्तान मुंतकिल हो गया था। वो मोहम्मद हबीब के बारे में कुछ ज्यादा नहीं बता सके थे। मोहम्मद सदीक कहते हैं कि हमारे जमाने में शनाख्ती कार्ड तो बनते नहीं थे, मगर मैं बहरहाल पाकिस्तान की उम्र से 10 से 12 साल बड़ा हूँ। जिंदगी के कई माहो साल भाई को याद करते हुए गुजारे थे। वालिदा की वफात का यकीन आ गया था। बहन और वालिद की लाश देख ली थी, मगर भाई के बारे में सारी जिंदगी ये यकीन रहा कि मेरा भाई जिंदा है। वो माजी को याद करते हुए कहते हैं कि अब मेरे सरपरस्त पाकिस्तान में मेरे ताया थे। हम लोग फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में रहे, फिर हमें चक 255 में जमीनें अलॉट हो गई, जिसके बाद हम सब इस गांव में मुंतकिल हो गए। मेरी शादी भी मेरी ताया साहब के साथ हुई थी। सारी जिंदगी खेती बाड़ी और जिम्मेदारी करते गुजर गई। मोहम्मद हबीब अपने बचपन और माजी के बारे में ज्यादा बात करने को तैयार नहीं। वो कहते हैं कि बिन माँ बाप के बच्चे के साथ क्या हुआ होगा और क्या होता होगा, बस मैंने अपनी जिंदगी इसी गांव में गुजार दी है, जहाँ पर मेरी माँ मुझे छोड़कर मरी थी। शादी क्यों नहीं की, घर क्यों नहीं बसाया, इस बारे में भी मोहम्मद हबीब बात नहीं करते। बस ये कहते हैं कि मेरे सरदार दोस्त और फूलवाला के लोग ही मेरा सब कुछ हैं। उन्होंने ने मुझे मेरे भाई से मिलवाया है। नाज़रीन, ये स्टोरी सुनकर आपके भी दिल को कुछ न कुछ तो दुख पहुंचा होगा। क्या में पाकिस्तान के वक्त कितने खानदान एक दूसरे से बिछड़ गए थे, और पाकिस्तान का कयाम कितनी जानों की कुर्बानी और कितनी दूसरी कुर्बानियों को देकर हासिल हुआ था। तो क्या नाज़रीन, इस पाकिस्तान की हिफाजत करना हमारा फर्ज नहीं है? इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा।